अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रुथ सेंट्रिक के साथ मैं आपका होस्ट मिलाल अहमद। पाकिस्तान के इकॉनमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और जो रिसेंटली हादसा हुआ यूनान में जहाँ पे पाकिस्तानी 300 से ज़ायद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, उसके बाद एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि जनाब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो सिविल इदारे हैं, मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है जिसको 2 दिन हो चुके हैं। और उस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान बाय 2035 $1 ट्रिलियन जीडीपी का जो बेंचमार्क है वो अचीव करेगा। अब इस प्लान के साथ साथ, जहाँ ये प्लान बहुत ज़्यादा अहम है, इसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात भी उठते हैं और हमारा काम ही ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस पर सवाल उठाया जाए कि वो कितनी लेजिटिमेट है, वो कितनी क्रेडिबल है। अब इसमें सबसे तो अहम मुद्दा ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान का एक बजट पेश किया गया था, बोगस, फैब्रिकेटेड और जो रियल नंबर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, उसी तरह अगर हम उसी एक देखें कि इलेक्शन आने वाले हैं करीब और उसके बाद इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो रातों रात बदल जाएंगे, उसी बजट की तरह ये जो प्लान है ये भी फैब्रिकेटेड है, वेग है और इसके जो रियलिटी है उसके साथ अभी तक हमें कोई सिरा मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक थ्योरी पेश की गई है जिसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है, फ्रेमवर्क क्या है, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। और बगैर फ्रेमवर्क के ये ऐसे ही है जनाब कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस अभी तक एक सवालिया निशान है। बस पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ये बोल दिया गया है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है बाय 2035 वो $1 ट्रिलियन की बन जाएगी। अब इसमें फ़ौज का जो किरदार है, फ़ौज ने इसको टेक्निकल सपोर्ट करना है, मैनेजमेंट में और सिक्योरिटी में फ़ौज ने इसको पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो उस पे हम बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले भी जो कुछ अहम सवालात हैं वो ये हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो पीडीएम है, इनमें वो सारी पार्टीज़ हैं जो कि जमहूरियत का राग अलापते नहीं थकते। सबसे बड़ी जो इसके अलमबरदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके मुँह से आप जब भी सुनेंगे तो ये जमहूरियत की इस तरह से तारीफ़ करते हैं जैसे पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान को बचा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनका काम ये था कि वो हर पार्टी के साथ जब उन हुकूमत आती है तो उनके साथ कहीं ना कहीं मिलकर सीट एडजस्टमेंट करके हुकूमत में आ जाते थे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उठता है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन अभी पाकिस्तान वहाँ पे हुआ है उसको जिस तरह से मैनिपुलेट किया है और उसमें एक वाज़ह बरतरी होने के बावजूद वो जमात इस्लामी उसका मेयर नहीं बन सका। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है जमहूरियत की तो वो अगर लोग उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं उसके इस सब के बावजूद भी, तो लोगों की जो शऊर है उस पर एक सवालिया निशान उठता है। जिस तरह पीडीएम के सरबराहान ये सारे, अगर इनके आप पास्ट माजी में देखें तो ये सारे पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत में एक नया इनकलाब लाने के लिए बातें करते थे। वोट को इज़्ज़त दो का नारा, अगर आप उस नारे को भी डिकोड करें तो आपको पता चल जाएगा ये कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान आर्मी की वजह से हुआ है। नवाज शरीफ के आप वो क्लिप्स देखें जब उन्होंने निकाला था, रैली निकाली थी, लॉन्ग मार्च किया था, तो उसमें नाम ले लेकर बता रहे हैं जनाब कि ये पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है इसको आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह किया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि जो पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, पाकिस्तान की जमहूरी पार्टीज़ ने पहुंचाया है। क्योंकि ये सारी जमहूरी पार्टीज़ एक्चुअली में जमहूरी पार्टीज़ हैं नहीं, ये सारे मुनाक्स बैठे हुए हैं। कोई अगर पीटीआई की बात करें तो उसमें इमरान खान एक मुनार्क है उस पार्टी का, अगर इमरान खान है तो पीटीआई है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो उसमें जरदारी भुट्टो जो ख़ानदान है उसकी इजारादारी है, वही डोमिनेट करता है उसको। अगर उसको निकाल दें आप वहाँ से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वहाँ पे अगर शरीफों को निकाल दिया जाएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी ख़त्म है। ये आपकी जमहूरी पार्टीज़ की हकीकत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब अभी इलेक्शन करीब आने वाले हैं, इस तरह के बोगस नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं, तो दोबारा से इनमें एक इख्तलाफात आना शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो एक मकसद था उनका पीटीआई को गवर्नमेंट से हटाया जाए, वो मकसद पूरा हो गया। और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन करीब आने लगे तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने दोबारा से अपना स्टांस लेना शुरू कर दिया। इनके दरमियान में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत यह है कि जनाब जो पीडीएम थी उसको पीछे छोड़ा जाए और अपने इंडिविजुअली जो इनके मफादात हैं उसको सिक्योर किया जाए, और उसके लिए जो एक नया लाए अमल है वो शुरू कर दिया गया है।
तो इस सब में जब ये दोबारा से लोग आपके पास आएंगे पार्टी के इलेक्शन के करीब और आपसे वोट मांगेंगे, तो ये फिर दोबारा यही राग अलापेंगे कि पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान की जमहूरियत में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार कम होना चाहिए। लेकिन आपको अभी तक इस बात वाज़ेह तौर पर इल्म हो जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जमहूरी पार्टीज़ हैं ये स्टैंड नहीं करती हैं। अगर इन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा होना हो तो इनके पास कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिसको डिक्लेयर करके जिसके नाम पर ये वोट ले सकें। इनके सिर्फ एक ही रास्ता होता है हुकूमत में आने का, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ आएँ। अब इसमें आर्मी का रोल किस हद तक पेनिट्रेट करेगा इस प्रोजेक्ट में, वो एक बात का सवालिया निशान है। लेकिन मेन बात मैंने पहले भी यही बोली थी कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इसको तबाह करने में पाकिस्तान की पार्टीज़ का ही हाथ है। क्योंकि अगर ये पार्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत ही नहीं थी कि वो इस हद तक इंटरवेन करते पाकिस्तान की सियासी क़यादत में, पाकिस्तान की सियासी जो दूसरे जो पाकिस्तान के काम हैं। तो इसलिए अब हमें मज़ीद इस प्रोजेक्ट पर बात करते हैं कि इसका सबसे पहले तो आर्मी चीफ़ ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जनाब के पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो आपको फुल सपोर्ट करेगी इस रिवाइवल प्लान में, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है हम उसको ज़रूर दोबारा से रिवाइव करेंगे और दुनिया की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब इसमें कहा क्या गया है कि कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उस पर फोकस किया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन एक ऐसा एरिया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट आर्मी के अंडर आता है, और उसमें हमें शुरू से देखने को मिल रहा है कि वो एक अच्छे पॉजिटिव उसके साथ जा रहा है, सरप्लस के साथ जा रहा है, वो नुकसान में जाता ही नहीं है। उसके बाद के जो आपको मैं बता रहा हूँ एरियाज़, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, मिनरल्स हैं, माइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी है। ये जो 4 आपके पास एरियाज़ हैं, 5 हैं, इनको अगर आप गौर से फोकस करेंगे इस बात पे, तो जो रिसेंटली बजट पेश किया गया उसमें एज सच कोई जो लेवरेज इन एरियाज़ के लिए नहीं दी गई। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा बेड़ा गर्क है। एग्रीकल्चर में आप एक ऐसा वक्त था कि आपकी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और आप कॉटन प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे होते थे दुनिया में, लेकिन अभी आप कॉटन बाहर से प्रोड्यूस करते हैं। आप एक ऐसा एग्रीकल्चर मुल्क हैं कि जो वीट भी बाहर से इंपोर्ट करता है, राइस भी बाहर से इंपोर्ट करता है, चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। ये आपकी पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर को लेके, और आप फिर हमें आके ये बता रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइव करेंगे। भाईजान पहले ही 10-12 साल 15 साल हुकूमतें आपकी रही थी, आपने तब इसको रिवाइव करना था। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पाकिस्तान के पास इतना स्कोप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि आपकी सोच है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कितना सीरियस है, उसको रिवाइव करने के लिए कितना सीरियस है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो इसका IT का मिनिस्टर है वो अमीनुल हक है, और उनको किस बेस पे, किस मेरिट पे वो सीट दी गई है। क्योंकि जब इन्होंने कोलिशन की थी तो उन्होंने कहा था कि हर पार्टी को कोई ना कोई वजारत दी जाएगी, और वो MQM पाकिस्तान के बंदे हैं तो उनको सिर्फ इस बेस पे वजारत दी गई है क्योंकि MQM को कोई ना कोई वजारत देनी थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने सीरियस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिवाइव करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए, और इसमें एक रोबस्ट ग्रोथ लाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक सीरियस हो सकती है। एनर्जी की बात करें, माइनिंग की बात करें, मिनरल्स की बात करें, लाइफ स्टॉक की बात करें, कोई पॉलिसी ही नहीं है हमारे पास। लाइफ स्टॉक की कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई अभी तक। जो यहाँ पे दूध बेचते हैं, जो यहाँ पे गोश्त बेचते हैं, कोई जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब अपने बलबूते पे कर रहे हैं। कोई रेगुलेशन हमारे पास नहीं है कौन से कितने किलो रुपए दूध बेचेगा, कितने किलो के रुपए दही बिकेगी, या किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा इस पूरी लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री को। हालांकि बहुत अच्छा सेक्टर है। इंडिया ने जब अपनी इकॉनमी को ग्रो किया था, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था 1960s में। तो जब उनका ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो कि डेयरी और लाइफ स्टॉक के साथ रिलेटेड था और एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ किया था। लेकिन यहाँ पे हमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती, लेकिन हमें ये ज़रूर बता दिया जाता है कि आगे जाके क्या होगा। तो पॉलिसी जब तक नहीं होती उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब आपकी इकॉनमी या ये सेक्टर किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अभी सारे सिनेरियो में आपको ये लग रहा होगा कि मैंने आर्मी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं आर्मी को क्रिटिसाइज़ इसलिए ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी, अगर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं इनके पास इतना इस तरह की प्लानिंग हो, पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास इतना शऊर हो, इतनी अकल हो कि हमने किस तरह से लेके चलना है इकॉनमी को, तो फिर आर्मी को इसमें इंटरवेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ये खुद इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को सर्वाइव कर सकें, इसको ग्रो करवा सकें, और आपके पास जो फॉरेन मिनिस्टर है, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, सॉरी जो आपकी वजारत ख़जाना है, आप उसको बंद कर दें। और इससे बेहतर है कि आप आर्मी के कोई बंदे वहाँ पे ला के बैठा दें जिस तरह बाकी हमारे पास डिपार्टमेंट्स में हैं, और वो उसको चला लें। क्योंकि अगर आपने सिविल इदारा होने के बावजूद, आप इस मुल्क के रियासत के हुक्मरान हैं, इसके बावजूद अगर आप इकॉनमी को ग्रो नहीं करवा सकते और उसके लिए भी आपको आर्मी की हेल्प चाहिए, तो आई थिंक यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल दिस नेशन।
इसलिए हम सब को ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे सिनेरियो को देखें और समझें कि पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ किस तरह से अपना जो स्टांस है वो बदलती रहती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।